हेलो 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 हेलो। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस देश के सबसे ज्यादा प्यार पाने वाले एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी और कैसे हो सभी, है ना। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो कैसा है जोश तुम लोगों का भाई, है ना। सेकंड क्लास होने वाली है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन हम लोगों के लिए बनते हैं। अगर मेरी आवाज आ रही है तो लिख दो भाई गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। लो वॉइस, चलो भाई अभी हाई कर देते हैं। ठीक है, हाई है बेटा, फुल ही है ना। तू मेरे ही मजे ले ले। सर वाईटी पे भी क्लास चल रही है, हाँ बेटा, उसका आइडिया नहीं था, है ना, नहीं तो मैं ये वाली क्लास नहीं रखता। ठीक है, जब मैंने शेड्यूल करवा दी फिर मुझे पता चला। ओके ओके ओके। एटीपी एटीपी एटीपी। अभी लो वॉइस है, अब माई लो वॉइस है। देखो ये कौन है, मतलब लाइक कौन हो आप साथ में, एक बार देख लेते हैं। मैं भी आवाज देख लेता हूँ भाई। लो वॉइस लो वॉइस। हेलो हेलो हेलो। आप ठीक है ना। चलो 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 चलो। चलो आप ठीक है, आप ठीक है ना। आप सही कर दिए। तो यार आज हम मिल रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, है ना। बेसिकली यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन तुम लोगों से नहीं पूछे जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब इन द सेंस तुम लोगों से लॉन्ग आंसर्स यहां से नहीं पूछे जाएंगे। बेसिकली यहां से एमसीक्यूज वगैरह पूछे जा सकते हैं स्टेट बोर्ड से, है ना। और सीबीएसई बोर्ड से भी अगर तुम लोग बिलोंग कर रहे हो तो भी यहां से एमसीक्यूज वगैरह बन सकते हैं अच्छे खासे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, फिर हम यहां पर आज इंट्रोडक्शन देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का, जिसका नाम है कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक को यहां से शुरुआत हो जाएगी। क्या होते हैं कार्बनिक यौगिक, कभी एग्जांपल्स में पूछ लिया गया तो होते हैं, है ना, उनके क्या गुण हुआ करते हैं, ये तो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज एक एक्चुअल तुम लोगों को पिक्चर दिखने वाली है कार्बनिक यौगिकों की। तो भाई बिना देरी करे शुरुआत करते हैं। छोटी क्लास होगी, ज्यादा हम बड़ी नहीं रखेंगे। एक बच्चा लिख रहा है सर आप महान है। बेटा तू महान है ना। आ, क्या बोलूं मैं अब। चलो, सो भाई लास्ट लेक्चर की कहानी याद है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सह संयोजक बंधन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था। सह संयोजक, सह संयोजक बंधन के बारे में। तो इसमें हमने क्या देखा था याद है। सह संयोजक बंधन में हमने डिस्कशन करा था, किसके बारे में। हमने डिस्कशन करा था सर इलेक्ट्रॉन के साझा के बारे में। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पर साझा हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे। इलेक्ट्रॉन जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे साझा। क्या हुआ करते थे। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ करती थी दो परमाणुओं के मध्य। अब इसी के बेसिस पर हमने तीन प्रकार के भैया या तीन प्रकार के बंधों को पढ़ा था। एकल बंध, द्विबंध, त्रियाबंध। इसी के बारे में हमने बहुत अच्छे से चर्चा करी थी लास्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, फिर मैंने इनके गुणों के बारे में चर्चा करी थी। गुण से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भैया। गुण क्या क्या होते हैं याद है कि भाई पहली बात तो ये जल में अविलय थे या जल में कम विलय, है ना। कम विलय थे ना, जल में विलय नहीं होते थे, क्योंकि आयनिक यौगिक का जस्ट उल्टा करना था। इनके गलनांक क्वथनांक क्या हुआ करते थे, कम हुआ करते थे। आयनिक यौगिक के अगर उच्च है तो इनके हुआ करते थे क्या, कम। बहुत बढ़िया। ये विद्युत के कुचालक थे, है ना। विद्युत और ऊष्मा के क्या थे, कुचालक थे। बहुत शानदार। ऊष्मा के कुचालक थे, बहुत शानदार भैया। ऊष्मा के कुचालक थे। ठीक है, तो ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में लिखवाए थे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। मतलब यहां से भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चंस कहां से आएंगे वो भी बता दूंगा, और उसी टॉपिक से ही आने हैं, है ना। ये लिख कर ले लो, ठीक है। हाँ भाई, ये समझ लो कि बोर्ड का पेपर मैं ही बना रहा हूं। तो अभी जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूं ना, ये टॉपिक्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि भाई कभी बिहार बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो, झारखंड वगैरह से आ रहे हो तुम लोग, तो रीजन ये है कि वहां से, है ना, एमसीक्यू पैटर्न ज्यादा चलता है, तो वहां से एमसीक्यूज बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, है ना। और अदर स्टेट बोर्ड है जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, यहां पर भी एमसीक्यू बेसिकली पूछे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आया करते हैं, कम आया करते हैं लेकिन आया करते हैं, है ना। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जब भी सॉल्व करना है, क्योंकि एक बात याद रखना कि टॉपर जो होगा, है ना,
जो 95% या 100 मार्क्स स्कोर करना चाहता है ना, 100 आउट ऑफ 100 या फिर एटलीस्ट 95% प्लस स्कोर करना चाहता है, तो एक बात याद रखना कि उसको ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना पड़ेगा। किस पर ध्यान देना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना पड़ेगा। यही कारण है कि मैं हर चीज को बहुत डिटेल में पढ़ाया करता हूं और हर चीज को हम एनसीईआरटी की हर एक लाइन को फॉलो करा करते हैं कि अगर किसी ना किसी स्टेट बुक की बुक में लिखा हुआ है कोई चीज या फिर कोई एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक को है ना कई जगहों से डिलीट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज क्या कवर करने वाले हैं सर? आज हम कवर करेंगे है ना कार्बन का अपर रूप या कार्बन के अपर रूप के बारे में चर्चा करेंगे। पहली बात तो हम ये बात करेंगे कि अपर रूप क्या होते हैं। इसको अंग्रेजी में बोला करते हैं एलोट्रॉप्स। क्या बोला करते हैं? एलोट्रॉप्स। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति की, मतलब कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और अंत में हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिक है क्या एग्जैक्ट, क्योंकि इस चैप्टर को हमने स्टार्ट कर दिया है। हमें एग्जैक्ट अगर पिक्चर बता दे कि इस चैप्टर में हमें अब पढ़ना क्या है, तो उसके बारे में हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो भाई यहां तक कहानी क्लियर है कि नहीं? एक बार जोश के साथ बता दो कि भाई थम्स अप कर दो, तो फिर मैं सारी चीजें देख लूं। थम्स अप कर दो, यहां तक सब कुछ ओके है? यहां पर सब कुछ ओके है? ठीक है, फिर अपन शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं इस क्लास का। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस करी। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, अच्छा चैट्स ऑन कर दूं क्या? अब चैट्स ऑन तो नहीं हो सकती भाई, उसमें ही थम्स अप कर दो। बहुत बढ़िया, क्लियर बा, क्लियर बा। एटीपी, एटीपी। ठीक है, अब देखो बैच एंड है ना, तो नेगेटिव कमेंट वाले भी बहुत आएंगे, क्योंकि इन लोगों ने पैसा भरा है ना नेगेटिव कमेंट करने का, तो ये करेंगे। यार अभी तक तो एक दिखा नहीं, लेकिन मेरे को पक्का पता है कि आएंगे ये लोग। लास्ट ईयर भी यही हुआ था, है ना। एक तो बोल रहा था शुरुआत में कि आपने बेसिक से नहीं पढ़ाया, आखिरी में आके, है ना। बेसिक मतलब बेसिक से पढ़ाई, है ना। अभी कुछ आएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो। तो भाई बेसिक के लिए सबसे शुरुआत जाना पड़ेगा आपको, है ना। फर्स्ट लेक्चर में, जो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर था, उसमें पूरा बेसिक पढ़ाया हुआ है, तो वहां से तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अपर रूप क्या हुआ करते हैं। अब हम बात करा करते हैं अपर रूप क्या हुआ करते हैं। भैया अपर रूप क्या है? अपर रूप किसे कहते हैं? जिसको आपने एलोट्रॉप कहा ना, ये एलोट्रॉप होते क्या हैं? तो देखो अपर रूप का मतलब एक तत्व के कई सारे रूप, है ना। एक तत्व के, अब ये तो भाई देशी परिभाषा बोल रहा हूं, एक अलग परिभाषा आएगी, है ना। एक तत्व के कई सारे, के कई सारे, है ना। इसको याद करने के लिए ये याद रखना, पर एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या लिखना मैं बताऊंगा। कई सारे रूप, कई सारे रूप। अब ध्यान से सुनो, ये कहता क्या है। अगर तुम लोगों ने कार्बन को देखा है, कार्बन छोड़ो, कार्बन छोड़ो यार, मैं तुम लोगों को बताता हूं कि भौतिक गुण क्या हुआ करते हैं। भौतिक गुण सर वो हुआ करते हैं जो बाहर से दिखा करते हैं, है ना, जो बाहर से दिखा करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, है ना, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण का हम एग्जाम्पल ले लें, है ना। प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण का एग्जाम्पल ले लें। दोनों के हृदय क्या है भैया? बहुत परोपकारी है ना। बहुत मन में बेसिकली उनके करुणा है ना। हमेशा सत्य की ओर चलने का वो हमेशा हमें ज्ञान दिया करते थे। लाइक मतलब बहुत सारे प्रभु हैं, प्रभु जी हैं। तो अब तुम बाहर से देखोगे कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण के बारे में ये मतलब अलग अलग लोगों ने भौतिक वर्गीकरण किया, भौतिक वर्णन किया है। वर्णन मतलब उनका भौतिक डिस्क्रिप्शन अलग अलग दिया गया है ना। कि प्रभु श्री राम इस तरीके से दिखा करते थे, प्रभु श्री कृष्ण इस तरीके से दिखा करते थे। इस तरीके से अलग अलग उनका भौतिक बेसिकली वर्णन दिया गया है, पर है वो अंदर से क्या? एक ही, है ना। है तो प्रभु श्री विष्णु के अवतार, है ना, एक ही है। तो सेम चीज तुम यहां पर रिलेट कर सकते हो कि है वो एक तत्व, है वो एक तत्व, लेकिन उसके भौतिक गुण जो होते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग है। तो जब कोई तत्व, जब कोई, अब डेफिनेशन लिख रहे हैं, कोई तत्व के, जब कोई तत्व अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग भौतिक स्वरूप में पाया जाता है,
भौतिक रूप या भौतिक स्वरूप में भौतिक रूप में पाया जाता है, में पाया जाता है, जाता है, इन्हें उन तत्वों का, उस तत्व का, इन्हें उस तत्व के, इस तत्व के अपर रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। है वो वही वही तत्व है, लेकिन उसके भौतिक रूप अलग अलग है। अच्छा सर, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लेते हैं कार्बन। क्या देख लेते हैं अपन? कार्बन। अब जो कार्बन होता है ना बेटा, ये कार्बन जो है वो 3 अलग अलग रूप में पाया जाता है। 3 अलग अलग रूप में पाया जाता है। कितने रूप में पाया जाता है? 3 अलग अलग रूप में पाया जाता है। पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा। तीनों के नाम लिख लेते भाई। पहला है हमारा डायमंड, डायमंड या फिर तुम बोल सकते हो हीरा, है ना, हीरा। दूसरा जो हो जाता है वो है हमारा बेसिकली तुम बोलते हो ग्रेफाइट। और तीसरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड चारकोल या फिर तुम बोल सकते हो बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन, तो फुलरीन तुम इसका एग्जांपल ले सकते हो, बकमिंस्टर फुलरीन। अब ध्यान से सुनो, कार्बन में क्या होता है? कार्बन एक तत्व है। क्या है? कार्बन एक तत्व है। कार्बन का संकेत क्या होता है? सी। तो भाई हीरा के अंदर भी कार्बन ही है, सी ही है। ग्रेफाइट भी सी ही है, बकमिंस्टर फुलरीन भी सी ही है, सब सी ही है। लेकिन इनके भौतिक रूप अलग अलग होते हैं। इनके भौतिक रूप अलग अलग होते हैं। कभी हीरे की बात कर लो तो हीरा भयंकर कठोर और ग्रेफाइट एकदम मुलायम। हीरा का गलनांक बहुत ज्यादा है, ग्रेफाइट का कम है। हीरा का लगभग 3550 डिग्री सेल्सियस गलनांक होता है, भाई ग्रेफाइट का कम होता है। हीरा विद्युत का संचालन नहीं कर सकता, लेकिन ग्रेफाइट कर सकता है। तो इनके भौतिक गुण, भौतिक प्रॉपर्टीज क्या है? भौतिक रूप, भौतिक गुण क्या है? इनके अलग अलग है। तुम एक बात बोल सकते हो कि इन सभी के क्या है भाई? भौतिक रूप अलग है। तो तुम ये बोल सकते हो कि इनके भौतिक गुण अलग अलग हैं। भौतिक गुण क्या है? अलग अलग है, लेकिन इनके रासायनिक गुण समान है। क्यों? क्योंकि इन सभी में कार्बन ही है और कुछ नहीं। रासायनिक गुण क्या है इनके? समान है, क्योंकि इन सभी में कार्बन ही है। इन तीनों को तुम जला दो, एक ही चीज बनेगी जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों को तुम जला दोगे ना, एक ही चीज बनेगी जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। लेकिन ये अलग अलग फॉर्म में दिख रहे हैं हमें। हीरा चमकीला, ये चमकीला नहीं। अगर ये चीज क्लियर है तो फिर बता दो भाई, सारी चीजें क्लियर है तो। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अब डिटेल में पढ़ते हैं इनको। चल, वन बाय वन सारे को पढ़ते हैं। तो देखो, कार्बन की उपस्थिति जो होती है ना, वो दो तरीके से हमने देखी। पहली क्या देखी भैया? संयुक्त अवस्था में, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 के रूप में, है ना। कार्बोनेट मतलब CO3-2 के रूप में, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। जीवाश्म ईंधन जो होता है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इस रूप में भी कार्बन उपस्थित होता है। लेकिन स्वतंत्र अवस्था, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरीन, इन सब में कार्बन ही है, लेकिन इनके भौतिक रूप अलग अलग है। इसलिए इनको हमने भौतिक रूप अलग अलग है, इसलिए इनको हमने अपर रूप कह दिया। इनको इसलिए हमने क्या कह दिया? अपर रूप कह लिया। क्या कह दिया? अपर रूप कह दिया। अच्छा सर, इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं क्या? हाँ, मैं दिखाता हूं। ऑक्सीजन सुना है तुम लोगों ने? है ना, ऑक्सीजन सुना है? हाँ सर, सुना है। एक ऑक्सीजन जो होता है बेटा, ये जो ऑक्सीजन होता है ना, इसके भी दो होते हैं अपर रूप। पहला होता है O3, जिसको हम बोला करते हैं ओजोन। क्या बोलते हैं? ओजोन। अब इन सब में O3 में क्या है बताओ? O3 किसका फॉर्मूला है? ओजोन का। किसका है? ओजोन का। और एक और है O2, जो हमारी नॉर्मल ऑक्सीजन गैस है। नॉर्मल ऑक्सीजन गैस है। एक ओजोन गैस है और एक O2 मतलब ऑक्सीजन गैस है। दोनों अलग अलग है, इनके भौतिक रूप अलग अलग है, लेकिन दोनों में ऑक्सीजन ही है। दोनों में ऑक्सीजन ही है। समझ रहे हो? वैसे ये कार्बन था ना, कार्बन, हीरा कार्बन, ग्रेफाइट कार्बन, बकमिंस्टर फ्लोरीन कार्बन, तीनों कार्बन है, लेकिन इनके भौतिक रूप मतलब बाहर से अलग अलग है, अंदर से तो सेम ही है। कोई राम कह रहा है, कोई कृष्ण कह रहा है ना, पर दोनों तो एक ही है भैया। क्लियर है?
बहुत बढ़िया। ओके ओके ओके। नाउ ओजोन लेयर इज स्ट्रॉन्ग। हाँ बेटा, क्योंकि जब पहले है ना सीएफसी वगैरह यूज करा करते थे एज अ कूलेंट एंड रेफ्रिजरेटर्स, है ना। बट अब आज के जमाने में हम किसका यूज करने लगे हैं? बताओ बताओ बताओ। अमोनिया का यूज करने लगे, तो इसलिए सीएफसी के कारण जो ओजोन छिद्र हुआ था थोड़ा सेफ है। लेकिन फिर भी कार्बन एमिशन काफी ज्यादा हो रहा है ना। चाइना वगैरह में अभी देखा गया था बहुत ज्यादा इसका कार्बन के मतलब वहां पे जो इंडस्ट्रीज है वहां पर कार्बन एमिशन, मतलब लाइक बोल सकते हो कार्बन के जो बोल सकते हैं प्रोडक्ट्स हुआ करते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत ज्यादा एमिशन हो रहा है, निकल रहा है वहां से। बेस्ट एग्जाम्पल एवर। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, इन तीनों को हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। तो भैया हमारा ये हो गया, विभिन्न भौतिक रूप जिनमें एक तत्व मौजूद होता है तत्व के अपर रूप कहलाते हैं, है ना। ये एक एग्जैक्ट डेफिनेशन हो गई। विभिन्न भौतिक रूप जिनमें एक तत्व मौजूद होता है तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। ग्रेफाइट में भी कार्बन है, हीरा में भी कार्बन है, चारकोल में भी कार्बन है, बकमिस्टर फुलरीन की बात करें उसमें भी कार्बन है। चलो, अब हम बात करते हैं, है ना, एक बढ़िया से एग्जाम्पल्स की, है ना, कुछ और की। चलो शुरुआत करते हैं किससे? हीरा से। किससे बात करते हैं हम? अब हम शुरुआत करते हैं किससे? हीरा से। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हीरा क्या होता है भैया? हीरा एक रंगहीन पारदर्शी, अत्यधिक कठोर, बहुत ही ज्यादा हार्ड, है ना, हार्डेस्ट, है ना, बहुत ज्यादा हार्ड, तथा उच्च अपवर्तन गुणांक के कारण अत्यंत चमकीला है। अपवर्तन गुणांक क्या होता है भाई? फिजिक्स में ये टर्म पढ़ा करते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। जितना ज्यादा अपवर्तन गुणांक होता है उतना ज्यादा बेसिकली अपवर्तन हमें देखने को मिलता है। क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। ठीक है, और ये चीज बहुत ज्यादा डिपेंड करा करती है अपवर्तन गुणांक के। तुम लोगों ने पढ़ा है भैया, सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, विरल से सघन में आती है तो अभिलंब के पास झुक जाती है। इस तरीके की चीजें फिजिक्स में पढ़ी होगी। तो यही चीज है ना, अपवर्तन गुणांक कितना होता है इसका? काफी ज्यादा उच्च होता है। उच्च इसकी क्या होती है बेसिकली, बोल सकते हो जो गलनांक होता है वो बहुत ज्यादा उच्च होता है, अत्यधिक ये कठोर हो देखने को हमें मिल जाता है ना। बहुत बढ़िया। हीरा प्रकृति में उपलब्ध पदार्थों में सबसे ज्यादा कठोर है, मतलब सबसे ज्यादा हार्डेस्ट, वन ऑफ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, सबसे ज्यादा प्रकृति में पाए जाने वाले कठोर पदार्थ में से एक है। यह विद्युत का कुचालक है भैया, विद्युत धारा इसमें नहीं बहा करती है। ठीक है, और परंतु इसका गलनांक एवं क्वथनांक, या फिर बोल सकते गलनांक तथा ऊष्मीय चालकता अत्यधिक होती है। तो विद्युत का तो कुचालक है, लेकिन इसका जो गलनांक होता है ना, वो बहुत ज्यादा उच्च होता है। और मैं तुम लोगों को बताऊं, वो होता है लगभग 3550 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 3550 डिग्री सेल्सियस। पर पता है, इसकी संरचना के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। इसकी संरचना के बारे में तुम लोगों को थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। यहां पर एक नोट करके लिखना, नोट करके एक पॉइंट लिखना इस तरीके से, है ना, नोट करके पॉइंट लिखना, है ना। हिंदी में भी लिख सकते हो जिस तरीके से बोल रहा हूं, कि यहां पर कार्बन परमाणु है, तो इसके अंदर कार्बन परमाणु हीरा में उपस्थित, हीरा में उपस्थित, मेरे हीरा ठाकुर यहां देखो, है ना, हीरा में उपस्थित प्रत्येक कार्बन परमाणु, देख सामने देख भाई, प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। कितने से जुड़ा होता है? बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं। अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। कार्बन परमाणु से सहसंयोजी, सहसंयोजी, ये भी लिख लेते हैं, बंध द्वारा जुड़ा होता है। क्या होता है? जुड़ा होता है। मतलब कार्बन जो होता है वो अन्य 4 कार्बन परमाणु द्वारा, है ना, सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़ा होता है। जैसे इस कार्बन के बारे में अपन डिस्कशन कर लें, तो ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है और इससे जुड़ा हुआ है। ये 4 दिख गए, बहुत बढ़िया, है ना। वैसे ये वाला कार्बन भी 4 से जुड़ा होगा, 1 2 3 और ऊपर एक 4 होगा, वो इसमें दिखाया नहीं गया है ना, सिंपल सी चीज। अब ये वाला कार्बन है ना, एक इससे जुड़ा हुआ है, कौन सा वाला? देखो दिखा रहा हूं, इस कार्बन के बारे में बताता हूं। ये यहां तक तो आ गया, है ना, ये पीछे कार्बन एक आ गया। अब तुम लोग देखोगे, है ना,
ये कार्बन जो है इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है और इससे जुड़ा हुआ है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये कार्बन इससे, इससे, इससे और इससे, दोनों आगे पीछे हैं। तो ऐसे है ना, प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। कभी 11th क्लास वगैरह में आओगे तो केमिकल बॉन्डिंग में हम ये देखा करते हैं, मतलब एक चैप्टर होता है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसमें इस चीज के बारे में बहुत डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ा होता है। लेकिन अपने से इतने ज्यादा टेंशन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, टेंशन की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर मैं केमिस्ट्री में चलूँ, शायद इसके अंदर हुआ है ना, शायद इसके अंदर हुआ, तो मैं तुम लोगों को बताता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ सेल, इसमें अपन देख लेते हैं एलोट्रोप्स, 3D स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, ये रहा। तो तुम लोगों को दिखाता हूं, देखो यहां पर तुम कार्बन देख पा रहे हो ना, हर कार्बन को देखो, ये वाला कार्बन देख रहे हो, ये कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, देख रहे पा रहे हो, ये वाला 1 2 3 4, और ये देखो 4 हो गए, 1 2 3 और ये 4। इसको और बड़ा कर लेते हैं भाई, देख पा रहे हो, बहुत बढ़िया है ना। ऐसे कैसे होता है भाई, 4 से जुड़ा हुआ, ये वाला भी 4 से जुड़ा हुआ, 1 2 3 और 4, देख पा रहे हो, बहुत बढ़िया। तो प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 बेसिकली 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। क्लियर है, पक्का, पक्का, बहुत बढ़िया। इस तरीके से होता है ना। तो तुम लोगों से ये चीज भी थी, पता होना चाहिए थी, है ना। यही कारण इसका जॉइंट स्ट्रक्चर बनता है, बहुत खतरनाक स्ट्रक्चर इसका देखने को हमें मिल जाता है ना, जो मैंने तुम लोगों को बताया। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा कहता है ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एमसीक्यूज यहां से पूछे जा सकते हैं, तुम लोगों को पता नहीं। अरे भाई वॉरियर 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 लगे हो, इंग्लिश मीडियम वालों का वॉरियर हो गया, हमारा योद्धा कब आएगा। तो देखो लास्ट ईयर आया था, है ना, ढेर सारा रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ था। इस बार भी एकदम बहुत भयंकर योद्धा हमने प्लान किया हुआ है, बहुत जल्द तुम लोगों को सरप्राइज मिलने वाला है, टेंशन मत लो, ठीक है, टेंशन मत लो। बहुत बढ़िया सर, आईयूपीएससी नामकरण पढ़ा दो, बेटा वही पढ़ा दूं, एग्जाम में ले आएगा फुल में से फुल। चलो ग्रेफाइट की बात करते हैं। तो ग्रेफाइट कैसा है, ये काले भूरे रंग का अपारदर्शी पदार्थ है। अच्छा आकाश सर, तुम लोगों को ग्रेफाइट याद आ गया, तुम लोग डायरेक्ट आकाश सर की बात करने लगे, ठीक है। चलो बोलना मत, मैंने उनको ग्रेफाइट कहा। ये काले भूरे रंग का अपारदर्शी पदार्थ है, ये हीरे से हल्का मुलायम एवं स्पर्श करने पर चिकना होता है। कैसा होता है, चिकना होता है, चिकना होने की अनुभूति देता है। यह विद्युत का अच्छा सुचालक है, परंतु ऊष्मा का कुचालक है। किसका, ऊष्मा का कुचालक है। ग्रेफाइट सर्वाधिक स्थायी अपर रूप है, सबसे ज्यादा स्थायी अपर रूप जो है वो क्या है हमारा, ग्रेफाइट। कौन है, ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट मुलायम क्यों होता है, ध्यान से सुनो। ग्रेफाइट के अंदर क्या होती है, ऐसी लेयर्स होती है, लेयर्स मतलब परत होती है, एक परत ये आ गई, दूसरी परत ये आ गई, ऐसी परत होती है, दिख रही है तुम लोगों को, पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, ऐसी परत होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक परत के ऊपर दूसरी परत क्या होती है, बढ़िया। तो इसलिए ये क्या होता है, पहली बात तो चिकना होता है, दबाओगे तो थोड़ा बहुत मुलायम तुम्हें देखने को मिल जाएगा, हीरा के कंपैरिजन में क्या मिल जाएगा, मुलायम देखने को मिल जाता है। चलो 3D एनिमेशंस देख लेते हैं, केमिस्ट्री में चलते हैं, क्लास 10वीं में चलते हैं। हम बात कर लेते हैं किसकी, एलोट्रोप्स की। एलोट्रोप्स आ गए, 3D स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। चलो आ जाते हैं, ये रहा हमारा ग्रेफाइट। तो तुम लोग देखोगे यहां पर हर ग्रेफाइट जो है, पहली चीज तो पहली चीज बताओगे तुम लोग, है ना, पहली चीज हम देखेंगे यहां पर, पहली और जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो क्या है मालूम है, कि प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा। उसमें कितने में जुड़ा था भैया, 2 से। यहां पर कितने से जुड़ा है, 3 से, है ना। तो यहां पर अगर तुम लोग देखोगे इसको, है ना, यहां पर अगर तुम लोग देखोगे, ये वाला अगर मैं ले लूं, ये देखो, ये कार्बन है तो ये अन्य 3 से जुड़ा हुआ है, समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। ये कार्बन है, अन्य 3 से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होता है वो अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यही चीज जो है मैंने यहां पर डिस्कस करी, देखो ये कार्बन परमाणु 1 2 3, है ना, बहुत बढ़िया। ये कार्बन परमाणु 1 2 3। तो यहां पर क्या लिखोगे, ग्रेफाइट जो होता है इसमें क्या लिखोगे, नोट करके, नोट करके लिखोगे, ग्रेफाइट में
ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अन्य 3 कार्बन परमाणु से सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़ा होता है। कौन से बंधन द्वारा? सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़ा होता है। है ना। तो अन्य देखो, हर कार्बन परमाणु अन्य 3 बेसिकली सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़ा होता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो ये चीज भी हम लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है फुलेरीन। क्या है? फुलेरीन। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या है भैया? फुलेरीन। बहुत शानदार। चलो, तो फुलेरीन को अपन बोला करते हैं बकी बॉल भी। इसकी जो संरचना होती है बकी बॉल के जैसी होती है ना, एक गेंद की जैसी होती है, गेंद की जैसी संरचना होती है ना। और इसको C60 का नाम है ना, C60 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब क्या है? C60 का नाम बकमिंस्टर फुलेरीन है। तो यहां पर 60 कार्बन परमाणु जो होते हैं वो गुच्छे युक्त संरचना में बेसिकली होते हैं। तो हम देख लेते हैं। बकमिंस्टर फुलेरीन या बकी बॉल की संरचना फुटबॉल जैसी होती है ना, होने के कारण रखा गया है, इसका नाम यही रखा गया है। गोलाकार अणुओं के रूप में परस्पर जुड़े 60 कार्बन परमाणुओं के गुच्छे युक्त कार्बन फुलेरीन का एक अपर रूप है। ठीक है। बकमिंस्टर फुलेरीन के अणु 60 कार्बन परमाणु षटभुजीय और पंचभुजीय वलयों में व्यवस्थित होते हैं। C60 सर्वाधिक क्रियाशील अपर रूप है। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है भैया? C60। उससे कम हमारा डायमंड मतलब हीरा, और उससे कम, सबसे कम कौन है हमारा? बेसिकली वो है हमारा कौन? ग्रेफाइट। कौन है? ग्रेफाइट। ठीक है, बहुत बढ़िया। है ना। तो अगर इसका स्ट्रक्चर दिया हो तो मैं तुम लोगों को बता देता हूं, है ना। इसका स्ट्रक्चर दिया हो तो चलो मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं। कहां गया लाइक केमिस्ट्री बैक, केमिस्ट्री 10वीं, ये रह गया। हाँ, फुलेरीन का स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। तो देखो इस तरीके से होता है। तो 5 इसके अंदर पेंटागन मतलब 5 कार्बन वाली बेसिकली रिंग हुआ करती है, 12 पेंटागन रिंग्स हुआ करती है और 20 हेक्सागन रिंग्स। मतलब 12 जो हुआ करते हैं इसके अंदर 5 कार्बन परमाणु मिलकर एक रिंग बनाते हैं, और बाकी 20 रिंग हुआ करती हैं बेसिकली 6 कार्बन परमाणुओं वाली। ये इतना अपने को डिस्कशन नहीं करना, अपने को सिर्फ इतनी सी चीज पता होनी चाहिए थी जो मैंने तुम लोगों को बता दी। चलो, तो इसके बारे में क्विक रिकैप ले लेते हैं। कार्बन का अपर रूप है, C60 नाम से जाना जाता है, फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होता है। यह अमेरिकी वास्तुकार बकमिंस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किया गया, इसलिए इसको नाम है ना, इसलिए इसको बेसिकली हाँ इसको ये बोल सकते हैं जियोडेसिक, गुबंद जैसा दिखता है, या फिर एक फुटबॉल के जैसा दिखता था ये। और मैं किसकी बात कर रहा हूं? फुलरीन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? फुलरीन की बात कर रहा हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, कभी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना, बहुत कम चांसेस है, लेकिन यहां से अगर क्वेश्चन बना तो वो यही क्वेश्चन होगा, हीरा और ग्रेफाइट में अंतर। हीरा और ग्रेफाइट में अंतर। चलो, तो हीरा क्या होता है? हीरा कार्बन का रूप है, लेकिन दोनों की संरचना क्या होती है? एक दूसरे से भिन्न होती है। ग्रेफाइट भी भैया कार्बन का रूप है, ग्रेफाइट भी क्या है? कार्बन का रूप है। चलो, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई? ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? दूसरा ये बोल सकता है हीरा विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है ना। विद्युत धारा इसके अंदर नहीं बहती है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है ना, वो विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक होता है। क्लियर है? बहुत शानदार। है ना, क्या होता है? सुचालक होता है। क्लियर है? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया।
हीरा चमकदार पारदर्शी होता है, और यदि इसमें कुछ अशुद्धियां होती है तो नीला, लाल और हरा भी होता है। तो हीरा तुम्हें देखने को मिल जाएगा नीला, लाल और हरा। ठीक है, हाँ भाई, तो ये तुम लोगों को पता होना चाहिए बहुत प्यारे तरीके से। बाकी ग्रेफाइट तो कैसा होता है, कैसा होता है भाई, काला। कैसा होता है, काला। चलो, तो ये पता होना चाहिए। चलो, एक चीज और है ना, ये चीज इसमें थोड़ी सी चीजें गलत होगी। हीरा विद्युत का कुचालक होता है ना, विद्युत का कुचालक होता है, ये याद रखना है तुम लोगों को, विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, विद्युत का कुचालक होता है, ये याद रखना है ना। और हीरा जो, ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है ना। ऊष्मा की कहानी आएगी नहीं, ऊष्मा का तो अच्छा खासा कंडक्टर होता है हीरा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ग्रेफाइट भूरा और काला होता है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक थी इसमें। चलो, हीरा सबसे ठोस पदार्थ है या कठोर है, ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम। हीरा में सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे से बहुत शक्तिशाली बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बंध बनाते हैं, जिसके कारण हीरा बहुत मजबूत होता है, मतलब बहुत ज्यादा कठोर होता है। ग्रेफाइट के कारण परमाणु उतने शक्ति के साथ बंध नहीं बनाते, है ना। तो ये कैसे देखने को मिल जाता है हमें, मुलायम। हीरे में कोई भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता, हीरे में कोई भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता। देखो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है ना, विद्युत धारा होती क्या है, द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज। मतलब बेसिकली तुम ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से, या इलेक्ट्रॉन कितना बह रहा है, या कोई आवेश कितना बह रहा है ना। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब हीरे के अंदर इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं है तो आवेश बहेगा नहीं, लेकिन ग्रेफाइट के अंदर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके कारण ही ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। किसका, विद्युत का सुचालक होता है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगले की बात करते हैं। हीरा जो होता है रंगहीन और पारदर्शी है, और ग्रेफाइट क्या होता है, अपारदर्शी। ये ताप का कुचालक होता है ना, ये ताप का सुचालक होता है ना। आभूषण बनाने में, ये चीज भी, ये पॉइंट भी गलत है भाई, ये पॉइंट भी गलत है। क्या हो गया भाई डीटीपी साहब, चल बहुत बढ़िया। आभूषण बनाने में प्रयुक्त होता है, इसे आभूषण में नहीं बनाते हैं, है ना। तो ये चीज है जिसके बारे में मैंने तुम लोगों से डिस्कस करा बहुत बढ़िया तरीके से। चल आगे बढ़ते हैं। हीरा का उपयोग बहुमूल्य आभूषण और बहुमूल्य पत्थरों में किया जाता है। ठीक है, काले हीरे का उपयोग कांच काटने के लिए करते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड, स्नेहक और लेड पेंसिल बनाने में भी किया जाता है ना। तो ये चीज भी है जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए थी, मैंने बता दी। थ्योरी थी जिसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। तो भाई यहां तक कोई कहानी। अब एक बार डाउट्स देख लेता हूं तुम लोगों के, और चैट्स को ऑन कर देते हैं, डाउट्स देख लेते हैं। सर विद्युत और ऊष्मा में क्या अंतर है, विद्युत बेसिकली चार्ज, बेसिकली देखो विद्युत में क्या होता है, आवेश प्रवाह होता है। क्या होता है, आवेश प्रवाह होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और ऊष्मा क्या होती है, बेसिकली ताप के कारण प्रवाह होती है। उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ ऊष्मा प्रवाह होती है ना। तो दोनों अलग अलग चीज हो जाती है बेटा। ऊष्मा बेसिकली एक एनर्जी है। सर ब्लॉक स्टूडेंट को अनब्लॉक करा दीजिए। हा ताज किया, आप क्यों नहीं जाते, आपको ब्लॉक करवा दिया जाए। सर बिलाल सर को कहिएगा कि बिहार बोर्ड के एसएसटी में बहुत सारे फैक्ट्स और कुछ कुछ लेसन है, में विशेष टॉपिक है, खासकर जियो और सिविक्स में। क्या बात है सोनिया, एनसीईआरटी में इतना विस्तार फैक्ट उतना नहीं है, जिसके कारण बहुत से परेशान पर्सन प्रश्न, अच्छा सॉरी, प्रश्न छूट जाते हैं हमारे। प्लीज चेक तो मेरे बोर्ड के प्रश्न और प्लीज कवर करवा दीजिएगा। बिल्कुल बेटा, बेटा बिलाल सर बहुत बढ़िया तरीके से एसटी करवाएंगे, टेंशन मत लो, है ना। लाल पीला गुलाल, है ना, हमारे बिलाल सर बिल्कुल जरूर इस चीज को कवर करवाएंगे, टेंशन ना लो, बहुत बढ़िया गुलाल सर करवाएंगे। सर ये डायग्राम नहीं आता है, डायग्राम आता नहीं आएगा, नहीं आएगा, टेंशन ना लो। बस तुम लोगों को एक एक्चुअल वो चीजें दिखानी थी मेरे को। सर डायग्राम बनाना नहीं, बनाना तो बना भी सकते हो। सर आप लोग गलत कर रहे हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री की क्लास में चल रही है। अरे क्या करें भाई, तुम्हारे पोगे सर ने रख दी, तो हम क्या करें। सर सह संयोजी आबंध, हाँ ये करा तो था लास्ट लेक्चर में, पिछला लेक्चर नहीं देखे का। सर 3D ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ दिखा दिया ना, यहाँ आ गया ना।
सर ग्रेफाइट कार्बन से बना होता है, बिल्कुल बना होता है। कैसी बात कर दी आपने, गजब बेइज्जती है। सर हीरे की कार्बन संरचना बताइए। बताई तो बेटा, प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। गुड इवनिंग सर जी, सॉरी फॉर लेट। स्वागत है निहारिका आपका। सर आईयूपीएसी नाम बता दीजिएगा प्लीज। बेटा ये टॉपिक खत्म होगा तो बताएंगे ना, आगे आने दो, अभी चैप्टर अभी खत्म कर दूं क्या? आई मिस यू सर। हम गए कब बेटा? सर प्लीज अफनान भाई को अनब्लॉक करवा दीजिए, खुशी चौरसिया बोल रही है। हम तो ये कहेंगे इसको भी ब्लॉक करवा दीजिए। जो बैच मैनेजर देख रहे हैं इनको भाई ब्लॉक कर दो। गुरुजी डायमंड रंगीन नहीं होता है, यह ब्लू व्हाइट ग्रीन में पाया जाता है। चल बहुत बढ़िया। सर ये बनाने को आता है क्या? नहीं बनाने को आता है। सर हाइड्रोजन कितने लोगों से बंद बनाता है? 1 लोगों से बंद बनाता है। सर प्लीज अनब्लॉक राम मोहम्मद सिंह आजाद, अनब्लॉक अफनान खान। सर प्लीज करा दीजिए। आप कभी भी सुनते ही नहीं है हमारी। बेटा ये मेरे हाथ में नहीं होता है टू बी ऑनेस्ट। तुम जाओ मस्त जो हमारा हेल्प सेक्शन होता है उसमें जाकर बात करा करो, तो बात करते हैं। बट सर हीरा ब्लू कलर का भी होता है, फिर वो रंगहीन कैसे? हाँ ये भी सही है, रंगहीन ही होता है, सिंपल सी चीज है, रंगहीन होता है। ठीक है, मतलब एक कलर का होता है। सर यूपीएससी बताइए, आईपीएससी बताइए, आगे बढ़ाएंगे बेटा। सर चारकोल का यूज कहाँ होता है? चारकोल का यूज बेसिकली पानी वगैरह को साफ वगैरह करने के लिए, है ना, पानी वगैरह में इसका डाला करता है। अच्छा खासा ये अवशोषक होता है ना, काफी सारी अशुद्धियों का अंदर सोख लेता है। कई फेस वॉश वगैरह आया करते हैं इसके, है ना, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। सर आप लोग बनारस नहीं आए? जरूर आएंगे, है ना, कभी आऊंगा पक्का। ठीक है, हाँ भाई। सर फर्स्ट एक टाइम पर 2 क्लास क्यों चल रहा है? सॉरी बेटा सॉरी, मुझे आइडिया नहीं था। मैंने बहुत पहले से बोल कर रखा था कि मेरा संडे को लेक्चर लगा देना। सर आईयूपीएससी नेम जल्दी पढ़ाइए सर। हाँ पढ़ाएंगे। सर कार्बन सबके ज्यादा काना पाया जाता है, कार्बन इज एवरीवेयर। सर मेरा साइंस 70 आउट ऑफ 63 आया, 7 नंबर कहाँ कटवा दिया बेवकूफ? और पल्लवी थी, सॉरी पल्लवी बेटा, मुझे लगा कोई पिंटू था, है ना, ढेर सारे पिंटू यहाँ पर घूम रहे हैं। ठीक है, तो पिंटुओं, है ना, ये तो भाई बच्ची निकली। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस, क्या पता क्या लिखा है। सर माय नेम उष्मा है। अरे बच्ची का नाम भी उष्मा, उष्मा को कॉल करते हैं, है ना, उष्मा का कॉल करते हैं। चलो उष्मा नाम रख लिया बच्ची ने अपना, लेट्स कॉल उष्मा। चलो भाई उष्मा को देखते हैं। उष्मा शायद गायब हो गई। चलो चलो हटाते हैं। ठीक है, तो बहुत प्यारी सी चीज है ना, जिसके बारे में पता होना चाहिए। यही चीज याद रखनी थी और कुछ नहीं। अच्छा अब एक चीज याद है तुम लोगों को, हमारा जो कार्बन होता है ना, तुम लोगों को अगर याद होगा, हमारा जो कार्बन होता है, कार्बन के बारे में 2 चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, सर्वोत्तमुखी प्रकृति। इसके 2 मोस्ट मतलब लाइक इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, है ना, जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। पहली बात तो चतुसंयोजकता। क्या होती है चतुसंयोजकता? इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4, जिसके कारण ये 4 बॉन्ड बना सकता है, संयोजकता। और अभी तक तुम लोग ये क्या देखते थे कि भाई ये कार्बन है, ऐसे 4 कार्बन ऐसे बंद है? नहीं बेटा, अभी मैंने तुम लोगों को क्या बताया, एक 3D स्ट्रक्चर होता है, त्रिविमीय स्ट्रक्चर होता है, त्रिविमीय संरचना होती है। अभी अपन फ्लैट स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, लेकिन ये क्या होता है, बंद कैसे बनते हैं? 3D में बनते हैं। कैसे बनते हैं? 3D में बनते हैं। तो ये बेसिकली चारों दिशाओं में बन सकते हैं। फिर चतुसंयोजकता होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? श्रृंखलन। कार्बन जो होता है वो लंबी लंबी श्रृंखला बना लेता है, जैसे आकाश सर जो लंबी लंबी फेंका करते हैं ना, वैसे ही चतुसंयोजकता जो होती है ना, वो क्या होता है भाई? चतुसंयोजकता मतलब 4 संयोजकता और लंबी लंबी श्रृंखला बना दे। CO2 कार्बनिक पदार्थ है या नहीं? नहीं है। CO2 नहीं है,
अब तुम लोग बोल रहे हो इसमें तो कार्बन है सर, कार्बनिक पदार्थ क्यों नहीं है? आगे रखो, ये पूरा की पूरा भाई तुम लोग ये मास्टर को जांचने आ जाते हो, है ना, मास्टर को जांचने आ जाते हो मास्टर को आता है कि नहीं। ये बोल रहा हूँ ना, स्पैमर्स होते हैं। अभी डायरेक्ट इसको आईयूपीएससी पढ़ना है, 2 क्वेश्चन यहां से पूछ लेंगे, हालत खराब हो जाएगी। चलो सर, कॉमन डाउट में जाऊं, ओके। सर याद क्या है मुझे नहीं पता, एंड एटीपी, ओके। सर एटीपी क्या होता है? एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सर व्हाट इज मैट्रिक्स एंड बायोलॉजी? बायो वाला सर बताएंगे। सर आपने पीएच मान वाले न्यूमेरिकल नहीं करवाया? अरे बेवकूफ बच्चे भाई, है ना। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, तुम्हारे कहीं पर किसी ने स्टाइल मारने के लिए बता दिया होगा, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। जितनी तेजी से मैंने बोला उतनी तेजी से भूल जाओ, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है ना। अब 10 साल पुरानी बुक में अगर वो था, अभी तो अपन एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं ना, हाँ, तो वो चीज देखो, ठीक है। बाकी वो न्यूमेरिकल्स की जरूरत नहीं है। सर आईयूपीएससी क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक करके एक संस्था मतलब संगठन है, जो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए कुछ नियम उन्होंने दिए हुए हैं। सर जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O होता है बेटा, आइजैक न्यूटन, है ना। चारकोल, भगवान, चलो जाओ, नहीं बता रहे। कार्बन के 2 गुणधर्म जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की संख्या अत्यधिक होती है, मतलब बहुत ज्यादा या विशाल संख्या में हमें दिखाई देते हैं, है ना। इसके रीजंस क्या क्या है? पहली बात तो कार्बन के 2 गुणधर्म होते हैं। पहला क्या है? कार्बन की संयोजकता 4 है, अतः यह अपने ही परमाणुओं के साथ एकल, द्विक और त्रिक सह संयोजक आबंध के साथ जुड़ते हैं। दूसरा, एक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन के साथ आबंध बनाकर लंबी लंबी श्रृंखला बनाता है, जिसको श्रृंखलन कहते हैं। और इससे कार्बन यौगिक की संख्या बहुत विस्तृत होती है, लगभग 3 मिलियन से अधिक है, 30 लाख से अधिक है। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां से पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में छप चुका है ना, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में छप चुका है भाई, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो सर तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? यस, यस। तो सारी चीजें भाई एक बार एटीपी वगैरह लिख दो, थम्स अप कर दो, तो सारी चीजें क्लियर है, मतलब थम्स अप कर दो तो सारी चीजें क्लियर है। मैं आगे बढ़ूं फिर? सर यू आर इग्नोरिंग मी। यस बेटा, आई एम इग्नोरिंग यू। अब तो बड़े एग्जाम्स आ गए, थोड़ा सीरियस हो जाओ। हो गया बहुत टाइम पास। 94.08% बच्चों को सारी चीजें क्लियर है। बाकी 6% से ये कहूंगा बेटा कि एक बार फिर से देख लो, है ना। और माफी चाहूंगा तुम लोगों को मैं संतुष्ट नहीं कर पाया, ठीक है, लेकिन सिंपल सी चीजें एक बार जरूर देख लो, है ना। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच बच्चे। अब देखो, अब अपन इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कार्बनिक यौगिक का। तो देखो ये कहानी है ना, ये कहानी है बहुत ज्यादा पुरानी। क्या है? बहुत ज्यादा पुरानी। एक साइंटिस्ट हुआ करते हैं जिनका नाम है वर्जिलियस। क्या हुआ करते थे? एक साइंटिस्ट जिनका नाम था वर्जिलियस। वर्जिलियस साहब ने एक सिद्धांत दिया जिसको कहा जाता है जैव शक्ति सिद्धांत। क्या कहा जाता है? जैव शक्ति सिद्धांत, ठीक है। एक प्रिंसिपल दिया, है ना, वाइटल फोर्स थ्योरी इन्होंने दी, ठीक है। इन्होंने इसमें यह बताया कि भाई जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं,
या तो वो जीवित प्रणाली, जीवित जंतुओं में है, या जीवित स्रोतों से प्राप्त किया गया है, मतलब पेड़ पौधे से प्राप्त कर सकते हो, जंतुओं से प्राप्त कर सकते हो, मतलब कार्बनिक यौगिक जितने भी है उन्हें तुम जंतुओं से भी प्राप्त कर सकते हो, ये इन्होंने कहा। फिर क्या हुआ, मतलब भाई सिंपल सी चीज, भाई सड़क पे पड़ा हुआ चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या वो उसके अंदर कार्बन है ना? हाँ सर इसके अंदर कार्बन है, क्या वो कार्बनिक यौगिक है? तुम बोलोगे नहीं। तो इन्होंने यही चीज बताई कि भाई कार्बन के ऑक्साइड को छोड़कर, कार्बन के ऑक्साइड छोड़ दो, कौन कौन से होते हैं बताओ? कार्बन के ऑक्साइड है ना, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब कौन कौन होते हैं मैं क्या लिख दे रहा हूं यहां पर, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, HCO3 माइनस जो होता है अपना हाइड्रोजन कार्बोनेट, CO3 माइनस 2 जो होता है हमारा कार्बोनेट। कभी तुम लोगों से पूछ लिया जाए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी की सभी, ये सभी की सभी बताओ क्या है? क्या ये कार्बनिक यौगिक है? नहीं। तो इन्होंने ये बोला कि कार्बन के ऑक्साइड, कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट लवण को छोड़कर कार्बन के सभी यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इन सबको छोड़ दो तो बाकी सभी यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इनको भूल जाना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट, है ना? मैं लिख ही दे रहा हूं, है ना? कभी तुम लोगों से पूछ लिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अकार्बनिक है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? अकार्बनिक है। अब इसका रीजन भी सुन लो क्यों, है ना? ये क्या है हमारा? हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है भैया? अकार्बनिक। कार्बोनेट भी कभी आ जाए, अब कार्बोनेट क्या होते हैं भैया? कैल्शियम कार्बोनेट है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सारे के सारे क्या है? सब कार्बोनेट है। कॉपर कार्बोनेट, इन सब में कार्बन है लेकिन ये अकार्बनिक है। रीजन सुन लो, ज्यादातर ये कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है ना, ये बेसिकली अकार्बनिक लवणों में प्राप्त हुआ करते हैं, ये अकार्बनिक लवणों में उपस्थित हुआ करते हैं, जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं उनमें। जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पूरा अकार्बनिक है, उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। तो जो अकार्बनिक लवण जो हुआ करते हैं उनमें ये उपस्थित हुआ करते हैं, इसी कारण से इनको हम बोला करते हैं क्या? इनको हम बोला करते हैं क्या? बेसिकली अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो भाई जरूरी नहीं है कि कार्बन प्रेजेंट है तो हम बोल देंगे कि वो कार्बनिक यौगिक है, ना मुन्ना ना, इनको छोड़ दो बाकी सब कार्बनिक, ऐसा इन्होंने बोला। सो फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिनका नाम था वर्जिलियस ने बताया कि संसार में समस्त कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीव जंतुओं द्वारा ही है होता है, अर्थात जैव जगत ही कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त कर सकते हैं, मतलब इन्हीं से हम प्राप्त कर सकते हैं का एकमात्र साधन है। अथवा कार्बनिक यौगिकों को निर्माण के लिए जैव शक्ति की उपस्थिति, मतलब बेसिकली जीवन की उपस्थिति बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम लोगों को कार्बनिक यौगिक बनाना है तो सिर्फ बेसिकली उसके लिए जैव शक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है ना, यह होना चाहिए। अब वर्जिलियस साहब को एक बंदा बिल्कुल गलत साबित करेगा, इसी पर बेस्ड उन्होंने बोला जैव शक्ति सिद्धांत। क्या बोला? जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत ये कहा करता है कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ जीवित प्रणालियों से, है ना, जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से ही प्राप्त किया जा सकता है और कहीं से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यही कारण था कि इन्होंने कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्योंकि जीवित प्रणाली में उपस्थित नहीं होते, है ना? भाई वो तो पत्थर पड़ा हुआ है ना, रोड पर क्या पड़ा हुआ है? पत्थर, वो भी चूने का, तो बोल दिया कैल्शियम कार्बोनेट। भैया धावन सोडा, धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, उसमें भी कार्बोनेट, उसमें भी कार्बन है, लेकिन वो क्यों नहीं है कार्बनिक यौगिक? क्यों नहीं है? क्योंकि उसको जीवित प्रणाली से प्राप्त नहीं किया। तो इन्होंने एक सिद्धांत दे दिया और इन्होंने ये कहा कि भाई हमेशा और हमेशा इनको बना सकते हैं अपन, किसमें? बेसिकली बना नहीं सकते, ये सिर्फ जीवित प्रणालियों से प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया? तुम्हारा प्रोटीन कार्बन है, कार्बनिक यौगिक है, तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक है ना, तुम्हारा वसा जो होता है जिसको फैट वगैरह कहा करते हैं, वो कार्बनिक यौगिक है। ये चीज समझ में आई? तो इन सबको छोड़कर बाकी सब क्या है? कार्बनिक यौगिक। इनको छोड़कर बाकी सब क्या है? कार्बनिक यौगिक। चलो तो एक बार देख लेते हैं चैट्स ऑन करके कि भैया कोई रो तो नहीं रहा है, कोई रो तो नहीं रहा है, क्लियर है सर?
क्लियर है सर? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू सो मच बेटा, फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशन। ये यार फीडबैक के लिए तो मैं मरता हूँ भाई, मतलब लाइक तुम लोगों के, है ना, डाउट नो क्लियर सर, चेक डाउट, ओके चेक कर लेते हैं डाउट, रिसेंट डाउट पर चलेंगे। सर यूरिया, अरे भाई अभी रुक तो जा सर, यही सब क्वेश्चन पेपर में आएगा। हाँ सर, NaCO3 कैसे अकार्बनिक लवण है? भाई ये बेटा ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, HCO3, तो जितने भी हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सभी को अकार्बनिक लवणों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर आप कहाँ रहते हो? हम भोपाल में रहते हैं। सर यौगिका का मतलब क्या होता है? भूल गया। यौगिक में क्या होता है, कई सारे परमाणु उपस्थित होते हैं जो एक निश्चित भारानुसार निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं, मतलब उनमें परमाणु की संख्या फिक्स होती है। बट वाई कार्बोनेट, कार्बोनेट जितने भी मिला करते हैं ना बेटा, कार्बोनेट जो हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सारे के सारे अकार्बनिक लवण या फिर जो खनिज रहते हैं ना, खनिज लवण में मिला करते हैं। खनिज लवण ज्यादातर अकार्बनिक ही है, खनिजों में मिला करते हैं, भूपर्पटी में पाए जाते हैं। C6H12O6 ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक है बेटा। ग्लूकोज है बेटा, कार्बनिक है। CO2 CO CO3 कार्बनिक यौगिक क्यों नहीं है? मैंने बताया ना, ये सब भूपर्पटी में पाए जाते हैं, है ना, खनिजों में पाए जाते हैं। कार्बनिक यौगिक क्या हुआ करता है, अभी बताएंगे उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है। सही है, टॉपिक यूपी बोर्ड में है या नहीं? सब है बेटा, है ना, पढ़ना अपने को सब है। फिर मैं तुम लोगों के लिए सब कुछ बता दूंगा किसमें क्या पढ़ना है, टेंशन मतलब, एक बार सिलेबस एंड हो जाने दो, रिवीजन में सारी चीजें आए, हाय हाय हाय, मगर अभी से ही खुशी हो जाता है मेरे को। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे देखते हैं और चीजों को। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या हुआ कि ये थ्योरी तो आई भैया, ये थ्योरी तो आ गई, ये थ्योरी तो आ गई। तो हमारे एक जर्मन रसायनज्ञ थे जिनका नाम था वोलर। क्या नाम था? वोलर। ठीक है, वोलर साहब थे। तो भाई इससे पहले ये कहा जाता था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक है उनको लैब में नहीं बनाया जा सकता। अब ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट चीज आ गई भाई। जैव शक्ति सिद्धांत ये कहा करता था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनको लैब में बनाया नहीं जा सकता, इन सभी को जीवित प्रणाली से प्राप्त करा कर सकता है। लेकिन जो हमारे वोलर साहब थे, वोलर साहब थे, वोलर साहब कहने लगे भाई साहब आप गलत हैं, आप गलत हैं, इनको हम लैब में बना सकते हैं। और इन्होंने लैब में बनाकर दिखाया। इन्होंने क्या किया, एक अमोनियम साइनेट करके एक कार्बनिक बेसिकली अकार्बनिक यौगिक होता है, अमोनियम साइनेट, जो क्या होता है NH4CnO, इसको हम बोला करते हैं अमोनियम साइनेट। क्या बोला करते हैं? अमोनियम साइनेट, जो एक अकार्बनिक पदार्थ है। क्या है? एक अकार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक है। तो इन्होंने एकदम एक दिन लैब में इसको गर्म कर दिया। इसको क्या कर दिया बेटा? गर्म कर दिया। इसको क्या कर दिया भैया? गर्म कर दिया। इसको इन्होंने क्या कर दिया? गर्म कर दिया। जब इन्होंने इसको गर्म किया तो देखो क्या हुआ, इसमें से दो हाइड्रोजन मिलकर इस ऑक्सीजन के, इस नाइट्रोजन के पास आ गए। इसमें से दो हाइड्रोजन मिलकर इस नाइट्रोजन के पास आ गए और बीच में CO आ गया। मतलब बन गया क्या? NH2, क्योंकि इससे दो हाइड्रोजन चले गए। फिर C और O लिख दो, CO, और एक नाइट्रोजन ये था, इसके पास दो हाइड्रोजन आ गए, मतलब NH2, है ना। NH2CO NH2, इसका नाम है यूरिया। क्या है? यूरिया। भाई यूरिया तो किसी जीवित प्रणाली में पाया जाता है और ये कार्बनिक यौगिक है, तो ये कार्बनिक यौगिक का इन्होंने निर्माण कर दिया। तो एक अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक का निर्माण किसने कर दिया? हमारे वोलर साहब ने। किसने? वोलर साहब ने, है ना, फ्रेडरिक वोलर साहब ने कर दिया। तो भाई इन्होंने कमल ये कर दिया कि जर्मन रसायनज्ञ थे भैया, जर्मन थे, इन्होंने क्या किया कि 1828 में अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया।
है ना। अमोनियम साइनेट बेसिकली क्या होता है, एक अकार्बनिक पदार्थ होता है। कैसा होता है, एक अकार्बनिक पदार्थ होता है। अमोनियम साइनेट कैसा होता है, एक अकार्बनिक पदार्थ होता है। और बेसिकली इन्होंने उससे क्या बना दिया, कार्बनिक पदार्थ बना दिया। क्या बना दिया, एक कार्बनिक पदार्थ बना दिया। क्लियर है, बहुत शानदार। क्या है, क्लियर है, बहुत शानदार। तो वोलर साहब ने करा था। अब एग्जैक्ट डेफिनेशन सुनो, दोनों का मिश्रण, दोनों ने जो बोला ना उसका मिश्रण सुनो। क्या है कि कार्बनिक यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिकों को संदर्भित करते हैं। सभी यौगिकों को संदर्भित करते हैं, ध्यान से सुनना, करते हैं जो जो जीवित प्रणाली से प्राप्त होते हैं और वर्तमान में, याद रखो, और वर्तमान में प्रयोगशाला में भी संश्लेषित किए जा सकते हैं। वर्तमान में प्रयोगशाला में भी संश्लेषित किया जा सकते हैं, मतलब प्रयोगशाला में भी बनाए जा सकते हैं। क्या बनाए जा सकते हैं, प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक अकार्बनिक बेसिकली यौगिक था, अकार्बनिक यौगिक था, उससे इन्होंने एक कार्बनिक यौगिक बना दिया। उससे इन्होंने एक कार्बनिक यौगिक बना दिया, कार्बनिक यौगिक बना दिया, यौगिक बना दिया। समझ पा रहे हो, उससे इन्होंने कार्बनिक यौगिक बना दिया। और यही चीज जो है वो तुम लोगों को अच्छे से आनी चाहिए, यही चीज जो है वो तुम लोगों को अच्छे से आनी चाहिए। क्लियर है। अरे अटक गई क्या क्लास? हेलो 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 हेलो। मैं एक सेकंड देख लेता, अटक गई थी क्या क्लास? कहां से अटक गई भाई? क्लास अटक गई थी क्या बेटा? क्लास बीच में अटक गई थी क्या बेटा? नहीं अटकी, सब बढ़िया था ना? मेरे को ऐसा लग रहा था मैं बीच में फंस गया कहीं। चलो, ओके 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 ओके। तो ये डेफिनेशन सबको समझ में आई? ये डेफिनेशन सबको समझ में आई बेटा? ये डेफिनेशन सबको समझ में आई? हाँ मैं डर गया था भाई, मैं डर गया था सच में। मैंने कहा यार पूरी मेहनत चली जाएगी फिर तुम लोगों को और पढ़ाना है। सर डाउट, ओके डाउट देख लेते हैं, है ना, बहुत बढ़िया। तो सर क्या यूपी बोर्ड में न्यूमेरिकल आते हैं? वॉरियर बैच कब से चालू होगा सर? इसमें क्या होगा, इसमें अपन बेसिकली पूरे चैप्टर का वन शॉट होगा। पहली बात तो इस बैच के अंदर ही रिवीजन करवाएंगे, तुमने पैसा भरा है भाई, मांगो रिवीजन। सर क्या बैच में रिवीजन होगा या वाईटी पर बैच में ही करेंगे? कैन यू टेल मी हुज वोलर, वोलर नाम है बेटा, वोलर, वोलर एक साइंटिस्ट है बेटा, जर्मन रसायनज्ञ थे। सर मेरे में तो चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि हमने चैट ब्लॉक करा है, मोहम्मद अमन रजा। सर क्या केमिस्ट्री में यूपी बोर्ड में न्यूमेरिकल नहीं आते हैं? बहुत कम, बहुत कम, नहीं आते। NH2CO, NH2 में CO है, तो ये कैसे कार्बनिक हो गया? वाह बेटा वाह, वाह बेटा। वो एक आयनिक CO जो होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो बेसिकली इसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन वैसे भी तो इसमें कार्बन भी है, तो कैसे हो गया भैया? ऐसा कुछ नहीं है। सर मैं 95% बनाना चाहता हूं, कितने घंटे पढ़े? ये मत सोच कि कितने घंटे पढ़ना, ये सोच कि मैंने कितना सिलेबस खत्म कर लिया, कितना बचा हुआ है। जिस दिन सिलेबस खत्म हो जाए 10 बार तू उस नोट्स को अच्छे से पढ़ ले, है ना, और अच्छे से 3 4 5 साल के PYQs लगा दे, तेरे 95 का 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। तो ये मत सोचो कितने घंटे पढ़ो, टारगेट्स ट्राई करो। यही यूरिया एनेट, क्या पता क्या बोल दिया, हाँ वो यूरिया खाद वाला, बिल्कुल बेटा बिल्कुल बिल्कुल। सर यूरिया में CO है तो कार्बनिक कैसे? अरे ऐसा नहीं बेटा, है ना, कुछ अलग कहानी होती है। वो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं ना, वो आयन के रूप में उपस्थित हुआ करते हैं।
तो उनको छोड़कर। सर आपको बनाना था 1820 में। बेटा मैं हड़प्पा की खुदाई में मिला था ना बेटा, बीच में मैं काफी देर के लिए सो गया था। आकाश सर और हम दोनों हड़प्पा की खुदाई में मिले थे। सर यूपी बोर्ड वालों को वॉरियर कब और कहां होगा, है ना, पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल सर्च कर लेना, ठीक है, वहां पर मिल जाऊंगा और वहीं पर हम लोगों का वॉरियर जो तुम लोग बोल रहे हो वो सारी चीजें होगी। चलो रीसेंट डाउट देख लेते हैं। सर आज मेरा बर्थडे है, उष्मा हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। सर आपने बताया था कि कार्बन ऑक्साइड कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट को कार्बनिक यौगिक नहीं कहा जाता है, लेकिन बोलर साहब ने बेटा वो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बना, है ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बना, टेंशन मत लो। सर क्या यूपी बोर्ड में न्यूमेरिकल नहीं आते? सर लेवोजियर का प्रयोग, लेवोजियर सिंपल सी चीज है, पहले पढ़ चुके, 9th क्लास में पढ़ाते हैं। सर यूपी बोर्ड वालों को वॉरियर कब और कहां होगा, जल्दी ही होगा बेटा। भाई वॉरियर 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 बहुत ज्यादा हाइप में है। सजातीय श्रेणी क्या होती है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन वही कवर करने वाले, टेंशन मत लो। सर रिएक्शन याद नहीं होते हैं, चलो एक YouTube पर बहुत डिटेल्ड वीडियो लेकर आने वाला हूं, हाउ टू सॉल्व एनी केमिकल रिएक्शंस, है ना, हिंदी मीडियम के इतिहास में पहली बार होगा, कहीं YouTube छान मारना कहीं नहीं होगा। चलो तो मैं तुम लोगों को ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं। सर क्या यूपी बोर्ड में केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं आते? भैया तुम लोगों के हो गए डाउट्स, ये क्वेश्चन आने वाला है प्रयोगशाला में, ये क्वेश्चन छप गया एग्जाम में, है ना, प्रयोगशाला में, है ना, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ, सबसे पहले कौन सा कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था, है ना, और उसका नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखिए। तो यूरिया जो था ये सर्वप्रथम बनाया था, निर्मित कार्बनिक यौगिक था जो फ्रेडरिक वोलर साहब ने बनाया था, है ना, प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करके बनाया था, अमोनियम साइनेट को गर्म करके बनाया था। अमोनियम साइनेट क्या हुआ करता है भैया, NH4CO NH2 NH4, अरे भाई क्या लिख दिया, NH4CNO। इसको जब उन्होंने गर्म किया, तो गर्म करने के पश्चात उन्होंने ये देखा कि यहां पर एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो चुका है, तो गर्म करने पर हमें क्या मिल गया, अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर साइनेट जो होता है ना, गर्म करने पर, ठीक है, हाँ भाई, बनता है यूरिया NH2CO NH2, जिसको हमने बोला है क्या, यूरिया, क्या बोला है, यूरिया बोला है। तो भाई ये सारी चीजें थी, बताओ। इसको तुम कार्बन मोनोऑक्साइड मत समझो, ठीक है, ये कुछ कहानी अलग है, ठीक है, कार्बन के ऑक्साइड्स, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना, इनकी संरचना कुछ अलग होती है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में अपन वही, मतलब बेसिकली हायर क्लास में वही पढ़ेंगे अपन, टेंशन मतलब। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा भी होगा, है ना, और यही चीज मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। बाकी यार सब कुछ बेस्ट है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना, सिलेबस में एक्स्ट्रा क्लास इसीलिए ले रहा हूँ ताकि सिलेबस थोड़ा जल्दी हो जाए, है ना, प्लानर में तो 15 जनवरी देकर रखा था, लेकिन मैं जल्दी करने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। चलो इसलिए लंबी क्लास भी नहीं ली मैंने। सर डाउट 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 देख लिया बेटा, डाउट देख लिया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, एक बार और डाउट देख लेता हूँ, चलो तुम बोल रहे हो तो रीसेंट पर जाऊं। यूरिया का रासायनिक नाम, बेसिकली उसके अंदर दो एक बोल सके एमाइंस ग्रुप है, NH4CNO में तो कार्बन है, फिर भी ये अकार्बनिक यौगिक कैसे हुआ, है ना, NH बेटा जो साइनेट होता है ना वो बेसिकली एक अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक लवण है, इसको लिविंग सोर्स से प्राप्त नहीं करते। सर कार्बनिक यौगिक एवं एंड अकार्बनिक यौगिक समझ नहीं आ रहा है, समझा दीजिए प्लीज, किसी को समझ नहीं आया है ये टॉपिक,
अंतर नहीं पता। देखो कार्बनिक यौगिक वो कार्बनिक यौगिक हुआ करते हैं जो पहले जीवित प्रणालियों से प्राप्त किया करते हैं और वर्तमान में इनको हम लैब में बना सकते हैं, है ना। और बेसिकली CO2, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इनको छोड़कर बाकी सब अकार्बनिक, बस सॉरी मतलब जितने कार्बन के यौगिक वो सारे के सारे कार्बनिक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होता है? अरे भाई ये पीएच में पढ़ा करते बेटा, ठीक है, मैं बता ही देता हूं ना यार, तुम लोगों ने पढ़ना। देखो ध्यान से सुनो, एक पीएच का फॉर्मूला हुआ करता है, पीएच बराबर होता है -log(10 का बेस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये फॉर्मूला दिया हुआ करता है और मैं तुम लोगों को बता देता हूं, ये फॉर्मूला अभी हमारे सिलेबस से हट चुका है। यहां पर सिंपल सी चीज है, सांद्रता रख दिया करते हैं। क्या रख दिया करते हैं? सांद्रता रख दिया करते हैं। किसी की सांद्रता दे दी जाती है 10 की पावर -3 मोलर, और जो मोलर है ये कक्षा 12वीं में पढ़ा करते हैं, है ना। इसलिए इस चीज को अपन थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं। ये फॉर्मूला भले याद रख लो, तो मैं वो बता दिया, चलो फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है बेटा। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस चीजें हैं, इसलिए मैं तुम लोगों को ये चीजें मना कर रहा हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया। और कुछ? चलो तो भाई इसी के साथ, है ना, मैं लूंगा विदा। ट्यूसडे को हम मिलने वाले हैं। कब मिलने वाले हैं? मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन हम भाई मचाएंगे बहुत प्यारे तरीके से, ठीक है। और अब लूंगा मैं आप सभी से विदा, ठीक है। वीडियो कॉल भाई, समय बहुत कम बचा है हम लोगों के पास, है ना, कुछ ही क्लासेस बची हैं, फिर हम लोग, है ना, तुम कौन और मैं कौन ऐसा तुम लोग कहोगे, है ना, और बाकी कुछ नहीं, ठीक है। गाना वाना कुछ होगा नहीं? गाना, शायरी कौन सी वाली बताओ? शायरी। एग्जाम्स आ रहे हैं ना, कई लड़कियां तुम लोगों को छोड़कर चली जाएगी, कई लड़कों को, कई लड़के जो होंगे कई लड़कियों को छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही कुछ होगा। मैं वही बोलता हूँ यार, ये कोई चीज होती है क्या? मतलब लाइक तुम लोगों को बता रहा हूँ ये सारी चीजें, तुम लोग बोल दिया करते हो ना कि और भाई, कई लोग बोल दिया करते हैं भाई मैं उसके बिना जी नहीं सकता, या कई सारे ऐसे, एक मैं बता रहा हूँ, एक मेरे पास डीएम आया, एक बच्चे का ही आया, ठीक है, बच्चा था बच्ची था, मैं नाम रिवील नहीं करूंगा। वो बोलते हैं कि यार सर मैं किसी को पसंद करता हूँ, है ना, या पसंद करती हूँ, अब मैं नहीं बोलूंगा, या करता हूँ जो भी है, और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। यार ऐसे कैसे डिसाइड कर सकते हो? तुम लोगों ने अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा? नहीं सोचा। आज की जमाना यही कह रहा है यार, मतलब लाइक आजकल का जमाना जो है वो इस तरीके की चीजें बोल रहा है ना, जो बहुत ज्यादा दिक्कत है। ये थोड़ी सी बात बुरी लगे पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यार तुम उस व्यक्ति से 3-4 महीने 5 महीने पहले मिले हो और तुम ये सोच ले रहे हो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी उसके ऊपर निर्भर हो जाएगी, है ना, उसके बिना तुम जी नहीं सकते। खुद सोचो कि यार 20-25 साल तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें परवरिश दी है, अभी 13-14-15 साल के तुम लोगों को परवरिश दी है, उसको तुम कैसे भूल सकते हो? याद रखना बेटा, याद रखना, ये जमाना बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब है ना। ये 3 महीने की जो तुम लोगों की चाहत है ना, उसके कारण 15-16 साल की परवरिश बर्बाद हो जाती है। तो पेरेंट्स को कभी मत भूलो। याद रखना कि एक नॉर्मल सा इंसान होता है ना, 3 महीने की ट्रेनिंग में आतंकवादी बन जाता है और अपने पेरेंट्स के ऊपर गोली मार देता है, ये भी है ना, ये हुआ है। तो इस तरीके का इंसान ना बनो, ठीक है। अपने आप को बेहतर बनाओ, है ना, अपने आप को ऐसा बनाओ, अपने आप को लायक बना लो, फिर वो सारी चीजें करो जो तुम लोग डिजर्व करते हो, है ना, जो तुम लोग चाहते हो, है ना। तब तक अपने मन की मत करो, है ना, जब तक तुम किसी और के ऊपर निर्भर कर रहे हो, क्योंकि जिसके ऊपर तुम निर्भर कर रहे हो ना, उसकी एक्सपेक्टेशन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है ना। तो इसी के साथ मैं लूंगा विदा आप सभी से, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय बच्चों।